नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, चाहे वो आपके डाउट्स आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके के ट्रेडिंग टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो। ये सारे के सारे डाउट यहीं पे क्लियर होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आप लोगों को पता होगा है कि अगले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को सारे जो सरकारी बैंक्स हैं वो हड़ताल पे हैं, यानी वो छुट्टी पे रहेंगे। आखिर ये बात क्या है? तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या है कि इस साल के बजट में सरकार ने ये क्या होता है प्रपोज़ल दिया है कि वो 4 प्राइवेट बैंक्स 4 पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर्स जो बैंक्स हैं उनका और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि क्या होता है कि कुछ और काम करेगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जितनी भी सरकारी कंपनीज़ होती हैं, उसमें सरकार का एक लिमिटेड स्टेक होता है। मतलब 51% की वो मालिक होती है, 49% में बाकी लोग होते हैं। लेकिन ये एक जनरल थ्योरी है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी होगी किसी भी चीज़ में, वही मालिक होता है। तो पीएसयू बैंक्स में सरकार की जो हिस्सेदारी है, वो 51% की है, जिसकी वजह से वो उसकी मालिक बनी हुई है। अब सरकार इसी 51% को ये सरकार बेचना चाहती है। अब इसे लेके काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। अब बात करते हैं ये कि आखिर जो ये चीज़ें हुई हैं, ये आखिर क्यों हुई? तो और कब होंगी? तो इसी 2021-22 के सेशन में ही इसे लागू करने का प्लान किया गया है और जब सरकार इसमें क्या होता है सफल हो जाएगी, जैसे अभी तो मतलब 4 बैंक्स का उनको करना है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का करना है। सपोज़ करिए ये अभी नाम तय नहीं है कि कौन से बैंक्स का करेंगे, कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का करेंगे, लेकिन करना है उसे। और अब बात करते हैं हम इस बारे में कि आखिर सरकार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले 1969 में बैंक्स का नेशनलाइज़ेशन हुआ, क्लियर? और करीबन उसके बाद फिर बीच में ये 50-60 सालों का जो गैप हुआ, इसके बीच में किसी ने भी, किसी भी सरकार ने, किसी भी बैंक्स को क्या होता है प्राइवेट करने के बारे में बात नहीं की। मतलब सभी उसके धुर विरोधी थे, कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहता था। अभी जो करंटली बात करें तो अभी हमारे देश में 22 प्राइवेट बैंक्स हैं और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। और अगर बात करें हम इस चीज़ के बारे में कि कहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई, तो जैसा कि हमको पता है कि 1969 में क्या होता है सारे बैंक्स का लगभग नियर अबाउट सारे बैंक्स का ये क्या होता है हमने प्राइवेटाइजेशन क्या होता है नेशनलाइजेशन किया गया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ और 1956 में यानी 1956 में इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद किसी भी कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के बारे में ध्यान नहीं दिया है, सभी उसके धुर विरोधी थे। पहली बार प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की गई 2015 में, जब सरकार ने इसका प्रपोज़ल लाया कि हाँ, हम क्या होता है बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करेंगे। तो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसका बहुत ही विरोध किया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर भाई 2015 में आरबीआई के गवर्नर थे कौन? तो थोड़ा दिमाग पे आप जोर डालिए, तो आपको पता चलेगा कि उस समय हमारे यहाँ के गवर्नर थे रघुराम राजन। उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही घोर विरोध किया था, जिसके इसी विरोध का ही नतीजा था कि उनकी नौकरी भी चली गई। बाद में वो क्या होता है दोबारा अपॉइंट भी नहीं हो पाए आरबीआई के पोस्ट के लिए। खैर, बात करते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन के साथ-साथ सरकार की आगे की क्या मंशा है। तो सरकार इसके साथ-साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैड बैंक बनाने के बारे में विचार कर रही है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैड बैंक आखिर है क्या? तो बैड बैंक के जो कॉन्सेप्ट है वो इस आधार पे है कि वो ये सरकारी बैंक्स से जो उनके काफ़ी हाईली रेटेड एनपीएज हैं, जो कि क्या होता है बैड डेब्ट में उन्होंने डाल दिया है, उन्हें ये
क्या होता है डिस्काउंटेड रेट पे उनसे ले लेंगी और फिर उनकी रिकवरी का प्रयास मतलब क्या होता है रिकवरी की कोशिश करेंगी। एक सिस्टमैटिक तरीके से वो मत सोचिएगा कि जैसे प्राइवेट जो पहले होता था कि बाउंसर्स भेजे जाते थे, गुंडे भेजे जाते थे, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट एक सिस्टमैटिक तरीके से उस एनपीए की रिकवरी की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर रीज़न क्या है ये जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं इनको प्राइवेटाइज करने के। तो सबसे पहला बड़ा जो रीज़न है वो ये है, जैसा कि सभी को पता है कि हाईली एनपीए है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है इन बैंक्स के ऐसे लोन्स हैं जो कि डूब गए हैं या मिल नहीं रहे हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की वजह से उनको वो लोन्स की रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर वो हैं जो कि क्या होता है बैंक पैसा दे सकते हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। जैसे इसमें विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी ये लोग हैं। ये विलफुल डिफ़ॉल्टर्स में थे, ये जानबूझ के इन्होंने बैंक का लोन नहीं चुकाया। अब बात करते हैं कई और इसके बाद जो इसमें कई बैंक्स ऐसे हैं जिनकी एनपीए बहुत ज़्यादा है और इनके एनपीए की वजह से इनकी जो प्रोग्रेस है, जो भी इनका प्रॉफ़िट हो रहा है, जो भी इनकी प्रॉफ़िट शेयरिंग होती है, जो ये अपने शेयर होल्डर्स को एज़ ए डिविडेंड देते हैं, उस पे भी असर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब जब सरकार ने इन बैंकों में काफ़ी ज़्यादा अपने कई बार, 1-2 बार नहीं कई बार कैपिटल इन्फ्यूजन किया है, कैपिटल डाला है इन बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ हद तक इन बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरी है, कुछ हद तक इन बैंकों का परफॉर्मेंस सुधरा है। बट ये उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे इनको होना चाहिए। सरकार इस कॉन्सेप्ट के साथ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि जब हमारे पास क्या होता है एक लॉन्ग टर्म में हमारे पास केवल वही बैंक बचेंगे जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड होंगे, या तो अगर सरकारी हैं तो वो तभी बचे रहेंगे जब वो इकोनॉमिकली साउंड हो गए, नहीं तो प्राइवेट बैंक्स रहेंगे। ये हमारे लिए एक क्या होता है कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही मतलब अच्छा रोल करने वाले, अच्छा रोल प्ले करेगा सरकार के लिए। ये सरकार का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके बाद बैंक्स की संख्या भी घट जाएगी। जो बैंक्स हैं हमारे पास वो भी घट जाएँगे। पहले हमारे पास 28 बैंक थे, अब वो बैंक्स की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, कोई कैपिटल इन्फ्यूजन की क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है, तो सरकार को भी इतना नहीं सोचना पड़ेगा। उसके पास भी एक लिमिट हो जाएगी कि हाँ, हमें इन्हीं बैंक्स को देखना है और वो उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन कर सकती है। ये सरकार का कॉन्सेप्ट है कि हाँ, इसलिए हमको बैंकों का क्या होता है प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले किसने इसके बारे में बात की? ये तो हमको पता है कि 2015 में मोदी सरकार ने इसके बारे में इस चीज़ को कहा था, जिसका उस समय के आरबीआई गवर्नर ने प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन उससे भी पहले इसकी बात कब हुई थी? तो उसके पहले तो सबसे पहले 2015 के पहले 2 कमेटियाँ बनी थी। एक नरसिम्हन कमेटी और दूसरा पीजे नायक कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ने ये क्या होता है प्रपोज़ल दिया था कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी पीएसयू में यानी इन बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो हिस्सेदारी है, जो स्टेक है, वो 33% होनी चाहिए। तभी बैंक्स का क्या होता है डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक कमेटी और बनी पीजे नायक कमेटी। पीजे नायक जो हैं ये एक्सिस बैंक के क्या होता है एक्स सीईओ रह चुके हैं। इनकी कमेटी बनी। इन्होंने ये सुझाव दिया कि सरकार की जो स्टेक है वो बिलो 50% होनी चाहिए। इसके साथ-साथ इन्होंने और भी काफ़ी सारे सुझाव दिए जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके साथ-साथ उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक ऐसी एंटिटी बनानी चाहिए जहाँ पे स बैंक जो सरकार है उन्होंने इसका नाम भी दिया था जिसके लिए बाद में बनी भी बीबीबी, सरकार ने बनाया भी। तो एक उन्होंने कहा कि एक क्या होता है ऐसी एंटिटी बनानी चाहिए जहाँ पे सरकार अपनी सारी स्टेक उस एंटिटीज़ के नाम ट्रांसफ़र कर देगी। जिससे क्या होगा कि जो भी ये बाकी अदर पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं, ये एक तरीके से सब्सिडियरी बैंक के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। सब्सिडियरी बैंक काम करने लगेंगे। और वो जो एक एंटिटी जो सरकार ने बनाई हुई है, वो एज़ ऑटोनॉमस बॉडी काम करेगी। वही क्या होता है इन बैंक्स में क्या होता है अपॉइंटमेंट और बाकी सारी चीज़ों की देख-रेख करेगी। जिसके बाद सरकार के ऊपर से इसका दबाव हट जाएगा। इसके बाद बना इसके बाद आरबीआई की एक वर्किंग कमेटी बनी। उस वर्किंग कमेटी ने ये सुझाव दिया कि अब जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें बिज़नेस एंटिटीज़ को भी आना चाहिए। अब बिज़नेस एंटिटीज़ काहे कैसे आएँगी?
ऑलरेडी क्या होता है, इतने सारे बड़े बड़े क्या होता है बिजनेस एंटाइटीज हैं, रिलायंस है, अडानी है। तो अब ये बड़ी बड़ी बिजनेस एंटाइटीज कैसे आएंगे? तो ये तभी आ सकती हैं इस बैंकिंग सेक्टर में जब सरकार अपनी स्टेक बेचेगी, और तभी ये बैंक्स जो हैं ये कम्पिटिटिव रूप से कम प्राइवेट बैंक्स के साथ लड़ाई लड़ पाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर वो 4 बैंक्स और वो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होगी जिसका प्राइवेटाइजेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका अभी कोई नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, नाम नहीं बताया गया है कि कौन सा बैंक होगा। बट नीति आयोग और क्या होता है जो कुछ सेक्रेटरीट जो कि क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी क्या होता है टॉपिक पे काम कर रहे हैं सरकार के सचिवालय से कुछ अधिकारी, और कोर ऑफ मिनिस्टर्स, कुछ ग्रुप जो ग्रुप होगा मिनिस्टर्स का, ये तीनों लोग मिल के इस बारे में विचार करेंगे कि वो 2 बैंक्स कौन से होंगे जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे इस बारे में कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये कैसे होगा। तो सबसे पहले 4 बैंक्स में से ये पहले 2 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अगर सारी चीज़ें सही सलामत रही, ज़्यादा कुछ इधर-उधर नहीं हुआ, बवाल नहीं मचा, जो कि शुरू हो ही चुका है, तो फिर अगले क्या होता है सेशन में ये बाकी 2 या 3 या हो सकता है और भी आगे बढ़ जाए। अभी तो सरकार की मंशा है केवल 4 का ही करने का। अगर ये सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इसने कर दिया तो हो सकता है 2 की जगह 5 का कर दे, 6 का कर दे, कुछ भी कर सकती है सरकार, सरकार के हाथ में है। तो अब बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की, जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं, इनके बारे में क्या कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 ही प्रॉब्लम है। पहली जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी क्या है भी, वो ये है कि भैया बहुत ही ज़्यादा इनका हाई एनपीए रेट है, बहुत ही ज़्यादा। पहली बात तो ये क्या होता है, एक लॉजिक सी बात है कि अगर एक आम आदमी लोन लेने चला जाए तो उसको लोन नहीं मिलता है। उसको लोन लेने के लिए 15 बवाल काटने पड़ते हैं, 15 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ता है। लोन तो बड़े लोगों को मिलता है और वही बड़े लोग ही विलफुल डिफ़ॉल्टर भी हो जा रहे हैं। जो छोटे लोग हैं अगर वो लोन लेते हैं तो वो तो लोन का इंटरेस्ट दे ही देते हैं, बहुत ही कम ऐसे होंगे जो कि नहीं दे पाते हैं किसी वजह से। और बाकी जो ये पता ही है कि कोविड-19 ने बहुत ही बुरा असर डाला सबके ऊपर। भाई हमारे ऊपर डाला है, आपके ऊपर डाला है, लगभग दुनिया का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जिसके ऊपर कोरोना ने असर नहीं डाला है। तो बैंक्स भी इससे बचे नहीं हैं, उनके ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। कोरोना के पहले जो एनपीए रेट था क्या होता है बैंक्स का, वो 8.5% था। लेकिन एक रिसेंटली क्या होता है जो सर्वे हुआ, उसमें सितंबर क्या होता है उसमें अगस्त अरे सितंबर उसमें उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि सितंबर 2021 तक जो ये प्राइवेट बैंक्स के एनपीए हैं ये 13.5% तक बढ़ जाएंगे, जो कि एक वास्तव में बहुत ही बड़ा मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ी एक संख्या हो जाती है। परसेंट के तौर पे अगर ना देखें, लेकिन अगर नंबर्स के तौर पे अगर पता चलेगा तो बहुत ही बड़ी संख्या होगी। अब बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो क्या प्राइवेट बैंक्स इतने अच्छे हैं? देखिए, अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उस हिसाब में प्राइवेट बैंक्स तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है बहुत ही क्या होता है कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी है, और कह सकते हैं बहुत ही अच्छी सर्विस है, लोगों को बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो। और बात करें अगर क्या होता है उनके मार्केट में उनके क्या होता है शेयरिंग की, तो उनका मार्केट शेयर भी बहुत ही सही है। जैसे अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो उनका मार्केट शेयर नियर अबाउट 36% तक बढ़ गया है, जो कि पहले क्या होता है कोरोना के पहले आप कभी भी आप मान लें तो एक 20-21 के आसपास था, 20-21% के लगभग वो क्या होता है शेयर क्या होता है करते थे, मार्केट में उनका शेयर था। लेकिन धीरे-धीरे उनकी क्या होता है जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी सर्विसेज हैं, उनके क्या होता है नए-नए जो भी इनोवेशंस हैं, उनकी वजह से उनका मार्केट शेयर 36% तक बढ़ गया है। और बात करें अगर देखिए किसी भी बैंक्स का सबसे बड़ी इनकम का स्रोत क्या होता है? हमें लगता है ऐसा कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या होता है ये बैंक का इनकम का स्रोत है, नहीं। बैंक के जो मेन इनकम है वो लोन है। भाई वो लोन किसी को देती है, उस पे इंटरेस्ट लेता है, यही बैंक्स का सबसे बड़ा इनकम का एक क्या होता है ज़रिया है। इसमें भी क्या होता है जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट शेयर है वो क्या होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम इसका कंपैरिज़न
अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी क्या होता है पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं, तो उसकी तुलना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केवल 3.50 लाख करोड़ तक का ही लोन क्या होता है अभी तक उसने क्या होता है डिसबर्समेंट किया है। बट उसी जगह पे दूसरी जगह पे अगर एचडीएफसी बैंक को देखें तो उसने 8.88 लाख करोड़ तक का लोन डिसबर्समेंट किया है, जिससे पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अपनी रीच काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जी भाई प्राइवेट बैंक्स इतने अच्छे हैं तो इतना क्या क्या मतलब प्राइवेट बैंक्स में कोई खराबी नहीं है क्या? प्राइवेट बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। जी नहीं, प्राइवेट बैंक्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट बैंक्स में। जैसे रिसेंटली सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में जो प्रॉब्लम्स है वो है गवर्नेंस इश्यू। अब गवर्नेंस इश्यू क्या है? उसमें क्या है कि अब मतलब मालिक तो कोई एक ही पर्सन उसमें होता है। अब उसकी जो मर्ज़ी वो करता रहता है। उसकी जो मर्ज़ी वो करता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईसीआईसीआई बैंक को देख लीजिए, उनके एमडी और सीईओ दोनों को आरबीआई ने सैक्ड कर दिया है, निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने फर्जी क्या होता है लेन-देन दिखाए हैं। फर्जी उन्होंने क्या क्या होता है लेन-देन दिखाए हैं। यस बैंक का आप लोगों को पता ही है, उनके भी क्या होता है सीईओ को के ऊपर कई तरीके की इन्वेस्टिगेशंस चल ही रही हैं। लक्ष्मी विलास बैंक सबको पता है कि इतना बड़ा फ्रॉड की हुई है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। बाद में उसका डीबीएस सिंगापुर बैंक्स में क्या होता है विलय कर दिया गया। तो अब प्रॉब्लम्स तो प्राइवेट बैंक्स के भी साथ हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात इस चीज़ की आ जाती है कई दिले अब यहाँ पे बात इस चीज़ की आ जा सकती है कि क्या केवल क्या होता है गवर्नेंस इशू ही है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक्स में? जी, यहाँ पे जब तक सरकार इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती है, आप इनकी पूरी सही पिक्चर जान ही नहीं पाते। 2015 में जब आरबीआई ने एक नियम निकाला कि आपको ये बताना ही पड़ेगा कि एनपीए आपका एक्चुअली में है कितना। हर मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और क्या होता है क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये बताना ही पड़ेगा कि क्या होता है आपका एनपीए एक्चुअल में है कितना। क्योंकि भाई सपोज़ करिए मैं क्या होता है कोई प्राइवेट बैंक हूँ और एक दूसरा पर्सन है वो एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक्स के साथ तो प्रॉब्लम है कि आरबीआई उसकी ऑडिट कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है तो वहाँ से उसको पता चल जा रहा है। मेरा कोई ऑडिट है नहीं तो मैं यही मेरे पास करोड़ों रुपए का उधारी है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे पे कोई उधारी नहीं है। तो आरबीआई को भी लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके ऊपर कोई उधारी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। काम ये भी वही कर रहे हैं जो कि ये बैंक कर रहा है, लेकिन इनके ऊपर ऐसा कौन से तरीके से ये काम कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई क्या होता है बर्डन ही नहीं है, ये अच्छे से चल रहा है। तो जब 2015 में आरबीआई ने ये नियम निकाला तब जाके वहाँ पे यस बैंक के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। तब वहाँ पे पता चला कि भैया ऐसा है कि ये ब इनका भी एनपीए है, बस इनके एनपीए में अंतर ये है कि ये देते 10 करोड़ का लोन डूबता है, ये हमको बताते हैं भैया 1 ही करोड़ का डूबा है, 10 करोड़ का नहीं डूबा है। वहीं दूसरी जगह पे अगर मान लीजिए कोई बेचारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका 5 करोड़ डूबा है तो 5 करोड़ ही सामने आएगा, उसको तो आप दबा नहीं सकते क्योंकि सरकार बीच में है, आरबीआई बीच में है, ऑडिटर्स हैं, जिसकी वजह से मामला खुल ही जाता है। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद जो लास्ट में ये सारी चीज़ें हो गई, अब यहाँ पे ये है कि क्या ये सही है या गलत है? तो मेरी राय जो है, भाई मेरी राय मतलब क्या होता है मैं अपनी राय ही दे सकता हूँ। बाकी तो निर्णय लेने वाले, डिसीज़न लेने वाले बैठे ही हुए हैं, आईएएस, आईपीएस लोग हैं ही वहाँ पे बैठे हुए जो कि ये डिसीज़न ले रहे हैं। बट मेरी राय में जो है, वो ये है कि प्राइवेटाइज़ेशन इसका कोई हल नहीं है क्योंकि भाई देखिए, प्रॉब्लम हर जगह है। सरकारी बैंक्स के साथ ये है कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार है उसके पीछे, सरकार उसे बैकअप करेगी। बट प्राइवेटाइज़ेशन प्राइवेट के साथ क्या है कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो सफ़र करती है वो जनता सफ़र करती है। मान लीजिए किसी प्राइवेट बैंक्स में कोई प्रॉब्लम हुई, तब वहाँ पे सबसे पहले भाई अब जनता का पैसा है जो कि उसने कितनी मेहनत से किस तरीके से कमाया है, उसको बचाने के लिए सरकार को उस बैंक्स पे रोक लगानी पड़ती है, उसके लेन-देन पे रोक लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से जनता सफ़र करती है। जनता को गुस्सा आता है, जनता कहती है मेरा पैसा अब ये कई सारी चीज़ें हैं और जिन लोगों ने झेला होगा वो तो अच्छे से जानते हैं। तो अब मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से ये है कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो पीजे नायक कमेटी की सिफ़ारिशें थीं, उसे लागू किया जाए। वो एक बहुत ही बेहतर उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकार का जो स्टेक है, वो
बिलो 50% कर दिया जाए। सरकार का जो स्टेक है क्या होता है, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उसको 50% से नीचे कर दिया जाए। दूसरा, एक ऐसी इंटाइटीज बनाई जाए जहाँ पे सरकार अपनी स्टेक्स को उस इंटाइटीज के नाम में कर दे। और इसकी वजह से क्या होगा कि सारे जो बैंक्स काम कर रहे होंगे करंटली में उस समय, वो एज ए क्या होता है सब्सिडी बैंक में आ जाएंगे। अब वो जो क्या होता है इंटाइटीज बनाई जाएगी, वो एज ए ऑटोनॉमस बॉडी हो जाएगी, जो कि ये क्या होता है डिसीजन लेगी कि किसको अपॉइंट करना है, क्या नियम कानून होंगे, ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो मेन चीज़ है, जो कि क्या होता है होना ही चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा कि सरकार का, जनता का भी भरोसा बना रहेगा सरकार के ऊपर। दूसरा ये चीज़ है कि जितने भी बैंक्स हैं इनको मिला के एक कॉरपोरेशन बना दिया जाए। कॉरपोरेशन इन द सेंस जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जब इसमें हम इन सारे बैंक्स को कर देंगे तो ये जो भी बैंक्स है वो लिमिटेड कंपनीज में बन जाएंगे, और इसका भी एक अलग फ़ायदा होगा भाई, बैंक्स भी नहीं डूबेंगे और सरकार भी बची रहेगी, जनता का भी विश्वास बना रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये मेरी राय है, ये दो मेरी ओपिनियन है जो कि ये होना चाहिए। सरकार को प्राइवेटाइजेशन करने के बदले में इस पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।